जय हिंद दोस्तों। बाबा रामदास दद्दा की खरी खरी चैनल पर आज मेरे साथ अनिल नाकरा जी हैं। आप राजस्थान जयपुर अलवर के रहने वाले हैं, बड़े अनुभवी आदमी हैं, जिंदगी देखी है और समाज पे बड़ी पैनी निगाह रखते हैं। और खासतौर पे इस्लामिक साम्राज्यवाद कैसे बढ़ रहा है, कैसे धीरे धीरे पूरे विश्व पे कब्जा कर रहा है, क्या आइडियोलॉजी है, क्या मोडस ऑपरेंडी है, कैसे चुपचाप अदृश्य रह के कैसे हमारे इर्द गिर्द हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है, इस पे इनका बड़ा गहरा अध्ययन है। अनिल जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दद्दा दद्दा को और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं आज की बातचीत शुरू करने से पहले कुछ 1 मिनट बोलना चाहूंगा, अगर आपकी आज्ञा हो तो। जी 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 जी। मैं आपका चैनल बिल्कुल रेगुलर देखता हूं और बिल्कुल तारीफ करने के लिए नहीं कर रहा हूं मैं कि आपका चैनल तो बहुत आ गए हैं, लेकिन आपका बिल्कुल एक डिफरेंट है। कहते हैं ना, ज्वेल इन द क्राउन, मुकुट में हीरा। बिल्कुल खरी खरी आप जैसा नाम है, आप जैसे आपने नया भी चैनल रखा है। और मैं इसमें फिर अपने विषय पे आएंगे। बस जैसे आपने ये तो पहलवानों का जो बताया था, जी पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया, सारे न्यूज चैनल बता रहे थे ये हो गया वो हो गया, उसने आरोप लगा दिए। लेकिन आपने जो अंदर गहरी बात आप वहां से जुड़े हुए हैं जो बताई, और मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा। हमें पता लगा कि कुश्ती होती क्या है, ये क्या पैसे प्राइज मनी है, क्या ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपने अंदर की बात बताई। नहीं, हमको तो ये भी समझ में नहीं आता था अगर दो पहलवान लड़ रहे हैं कि किसको कितने पॉइंट मिल गए, क्या मिल गए। ये जो आपने बताया, ये मतलब एक, समझो कि हमें शिक्षा भी दी आपने कुश्ती की। हम देख तो लेते हैं कि कुश्ती भाई हो गई, हमारा पहलवान जीत गए, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल, ओलंपिक, एशियन। ये जो बताया आपने और बिल्कुल जो खरी खरी है आपके अनुरूप, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत, ये मेरा निजी प्रणाम है। अब मैं आज के विषय पे आऊंगा। जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ जो व्यापार है वो धीरे धीरे हमारे इन शांति प्रिय इस्लामियों इनके हाथ में जा रहा है। हमारे बच्चों को तो क्या करना है, कंप्यूटर चलाने हैं, वो भी जरूरी है। यूएस जाना है, वीजा लेना है, लंदन जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। अब आप जो हाथ के और जो हमारे पुश्तैनी काम थे, वो सभी धीरे धीरे हमारे हाथों से निकलते जा रहे हैं। जैसे मैं आज इस पे, जिस विषय पे मैं चर्चा करना चाहूंगा, ट्रकों का व्यापार। ये जो कमर्शियल गाड़ी है, ट्रक है, जो बड़े बड़े आजकल तो ट्रॉले आने लग गए। अगर आपका अनुभव मुझसे ज्यादा है, आप देखते हैं पहले ये, आज से 30 40 50 साल पहले, ये जो व्यापार था वो मुख्यतः सिख समाज के पास था, हमारे सरदार भाइयों के पास था। फिर धीरे धीरे इसमें दूसरे आए और सिख समाज ने ही इसमें फिर इसी से रिलेटेड धंधे, टायरों के, मोटर पार्ट्स के, ये सब बिजनेस साथ साथ शुरू किए। अब आज की स्थिति क्या है कि 98%, मैं बड़ा एहतियात से बोल रहा हूँ 98%, लेकिन है 99 से ज्यादा, सब इन शांति प्रिय के हाथ में चले गए। इसके कई कारण हैं जिसका मैं चर्चा करना चाहूंगा आपकी आज्ञा से। कि पहला तो कारण हमारी इसमें पुलिस है। पुलिस इतना तंग करती है हमारे ट्रक वालों को, जहां देखा वहीं रोक लिया, कर लिया और रोक दिया, चालान कर दिया, नहीं वसूली कर दी, ये कर दी, वो कर दी। दूसरा इसमें कारण था कि इतने टोल वगैरह, ठीक है सड़कें हो गई है, मेरी इस विषय में बात हुई है काफी लोगों से। ये जो टोल टैक्स लगा दिए दुनिया भर के, इतने इतने टोल टैक्स लगा दिए हैं, आज की डेट में जो एक हिसाब लगाए तो ट्रक का बिजनेस वायबल, प्रॉफिटेबल नहीं है। इतना ब्याज है। जी।
पर भाई साहब एक बात बताइए ना, भाई टोल जो है वो तो उनके ऊपर भी लग रहा है, हमारे ऊपर भी लग रहा है। पुलिस वसूली, चालान, पुलिस का जो उत्पीड़न है, अवैध वसूली है, वो तो उनके ट्रकों से भी तो होती होगी। तो वो इन चीजों का, या टोल, भाई अगर टोल बढ़ गया है तो उसका मुकाबला वो कैसे कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? इस पे भी जरा खुलासा कीजिएगा। जी जी, आपने बिल्कुल ठीक पूछा। देखिए, टोल की बात तो ठीक है, टोल तो सब पे समान ही लग रहा है, चाहे मैं चलाऊं चाहे कोई चलाए। टोल जो ट्रक पे टोल है वो ट्रक पे है, जो कार पे है वो कार पे है। पहले, अब क्या है, गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 साल से फास्ट ट्रैक का सिस्टम कर दिया है। जी तो जी। टोल में तो बेईमानी कम हो गई है, और ये भारत सरकार का भी आंकड़ा है, जब से हमने फास्ट टैग लागू किया है हमारी टोल टैक्स से आमदनी 65% तक बढ़ गई है। इसका मतलब पहले टोल बिना नंबर, 2 नंबर में कैसे भी निकाल के करते थे, ये सब होता था। अच्छा। अब कोई ट्रक ड्राइवर कह रहा साहब मैंने वहां टोल दे दिया, दिया नहीं दिया, पर्ची खो गई, कर गई, ये होता था। अब तो ये टेक्नोलॉजी ने इस काम को ठीक कर दिया है, सरकार की आमदनी भी बढ़ी है। अब आपकी बात रही कि टोल तो सभी, कोई भी चलाएगा, टोल तो ट्रक पे लगना है, किसी उस पे तो लगना नहीं है, वो ठीक है। अब क्या है कि पुलिस वालों से इतना तंग करते हैं, मैं फिर पहले भी बोला, ये तो क्या है, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मेरे खुद के यहाँ किस्से मैंने देखे हुए हैं। पुलिस वाले ये तो डरते नहीं है, ट्रक ऊपर चढ़ा देते हैं, मार देते हैं, पीट देते हैं, हर तरीके से ये तैयार है। सब रुक रुक के इनसे मार कुटाई कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। हमारे लोग नहीं कर पाते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, पुलिस से तो लड़ाई, ये तो कानून का उल्लंघन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक ये भी कारण है कि हमारा टोल तो लग गया, अब टोल गवर्नमेंट ने लगा दिया और ये जबरदस्ती है। और जितने भी आप देखेंगे, जितने भी गुंडे बदमाश हैं, सब टोल पे नौकरियां मिल गई हैं। गुंडे बदमाश जितने भी थे सब अब एम्प्लॉयड हो गए टोल टैक्स पे, और ये जो लोन है ईएमआई वसूली में। सारे गुंडे आप आए दिन देखते होंगे कि ये टोल पे जो है झगड़े हो रहे हैं, वो पीट रहे हैं, कर रहे हैं ये। अच्छा, ये दूसरा, हमारे लोग जो है वो बड़े सोफेस्टिकेटेड है, ये ट्रक खुद चलाते हैं, हम लोग ड्राइवर रखते हैं इनको। हमको तो, हमारे आदमी तो जी, हमें तो सुबह नहाना भी है, करना भी है, हम सुबह नाश्ता करेंगे फिर उठेंगे। ये नहाने धोने का इतने शौकीन है नहीं ये लोग, तो ये तो बिना नहाए धोए चल दिए, कर दिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें आजकल होड़ लग गई है कि ये मम्मन खां के घर ट्रक आ गया है तो मैं जो मोहम्मद खान हूँ, मेरे घर भी ट्रक आना चाहिए। ये देखा देखी आप मेवात में, यूपी में, हरियाणा में इधर देखें, 60% ही, मैं 99 से ऊपर कह रहा हूँ। अच्छा, 1% जो कौन ट्रक ले रहे हैं हमारे हिंदू लोग, जैसे कोई पैकर्स एंड मूवर्स हैं, या जो कोई फैक्ट्री वाले हैं जिनका लिमिटेड रूट पे चलना है, वो ले रहे हैं अपना। तो ट्रकों का बिजनेस सब इनके हाथ में चला गया है। ये काम मेहनत मांगता है, हमारे लोग अब मेहनत नहीं करना चाहते, उनको तो कंप्यूटर चाहिए और वो सब चाहिए। ये एक कारण है कि बिजनेस धीरे धीरे इनके हाथ में चला गया। और इसमें मुख्य कारण है कि ये ट्रक खुद चलाते, नहीं हमारे नहीं, पर पहले एक जो, बात बताइए ना, एक आदमी हाँ, एक ही ट्रक तो खुद चला पाएगा, पर अगर किसी के 10 ट्रक हैं, उसको तो 9 ट्रकों के लिए तो ड्राइवर रखना पड़ेगा, या उसके परिवार में ही 9 लोग होते हैं और वो 9 के 9 अपने ही परिवार के लोग चला रहे हैं। ऐसा कोई नेटवर्क, ऐसा कुछ है क्या? ये जो जितने भी ट्रक है, जितने भी ट्रक वाले हैं, इसको बोलते हैं परचून में ट्रक चलना। परचून में होता है कि मैंने ट्रक ले लिया, मैंने किसी फैक्ट्री से माल भर लिया, कहीं उतार दिया, फिर वहां से वापस कहीं से माल मिला, बजरी मिली, ईंट मिली, सीमेंट मिला, वो भर के ले आया। आप जो कह रहे हैं ये ऑर्गेनाइज्ड, जैसे कोई मान लीजिए कोई हीरो होंडा, होंडा वाले हैं, उनके ट्रक आने हैं, करने हैं, वो सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है। ये सब अनऑर्गेनाइज्ड है, सब जगह यूनियन बनी हुई है, या वैसे भी खुला फैक्ट्री एरिया है, वहां से ये माल भरते हैं। और इनके घर में 3-3, 4-4, 6-6 परिवार में इनके सदस्यों की कोई कमी नहीं है। ये सब आज मैं चला गया, आज तू चला गया, आज 10-10 दिन चले जाते हैं, ये सब करते हैं। ये खुद ही चलाते हैं, 90% खुद ही ट्रक चलाते हैं।
मोर देन 90% ये खुद ही ड्राइवर है। मम्मन का भाई जम्मन चला गया। हाँ जी। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि ये जो ट्रक फाइनेंस कराते हैं तो इनका खुद का सिबिल स्कोर बहुत ज्यादा खराब होता है, और वैसे भी बैंक वगैरह इनको फाइनेंस नहीं करते। तो ये जी प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों का क्या नेक्सस है इनके साथ, वो बताइए जरा हमारे दर्शकों को। जी जी। ऐसा है कि हमारे जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तो नेशनलाइज्ड हो गए। और जो सबसे बड़े बैंक हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर में, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई फाइनेंस, जी ये इनको फाइनेंस नहीं करते। अगर मेरा सिबिल स्कोर ठीक है और मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, ये ये जितने भी बैंक हैं, नेशनलाइज्ड बैंक, पीएनबी वगैरह, ये हाउसिंग फाइनेंस कर देंगे, कार भी दे देंगे, मुझे 20 लाख की कार दे देंगे, लेकिन ट्रक नहीं देंगे। आपको या हाँ इनको? हमें। अच्छा, इनको हमको तो ट्रक नहीं देंगे। इनको नहीं देते हो। कारण क्या है कि मैं आगे चल के बताऊंगा कि ट्रकों का ऐसा आजकल हो गया है मकड़ जाल, और इन्होंने ऐसा उस पर कब्जा कर लिया है। अभी धीरे धीरे बात चलेगी तो आप, हमारे सुनने वाले भी सब समझ जाएंगे कि अब जैसे इनके लिए फाइनेंस कंपनियां जो हैं, जैसे मैं फाइनेंस कंपनियों का नाम लेके बोलता हूँ, इक्विटास एक फाइनेंस है, मैग्मा फाइनेंस है, एयू बैंक एक साउथ का है, ये फाइनेंस करता है, श्री राम मोटर फाइनेंस है, ये करते हैं। और एक अभी ये जिसने दवाई अपना वैक्सीन बनाई थी, पूना वाला, जी, आजाद, क्या पूरा क्या नाम है मुझे आधार ध्यान नहीं पूना है, वाला। आधार पूना वाला, उसने अभी कोई कंपनी खरीद ली है और पूना वाला फिनकॉप बना दी है। ये फाइनेंस कर रहे हैं। अच्छा, आपने जो बात पूछी सिबिल स्कोर की, कि सिबिल स्कोर कम है तो इनको फाइनेंस क्यों कर रहे हैं। अब जैसे एक मान लीजिए एक करीम का सिबिल स्कोर जो है वो कम है, तो उसको कहेंगे भाई आपको तो लोन नहीं मिल सकता, आप जो है वो किसी मोहम्मद को पकड़ लाएगा, अपने भाई को, कि साहब हम दोनों ज्वाइंट में ले रहे हैं, तो दोनों को ज्वाइंट करके ये दे देते हैं, या उसको गारंटर कर लेते हैं। अच्छा, ये गारंटर में देखते क्या है, हमसे तो कहेंगे कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न लाओ, ये सब लाओ, इनसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, आपके पास जमीन है, हाँ है, जमीन के सिर्फ कागज दिखाने की हमारी ये हैसियत है। वो जमीन कोई मॉर्गेज नहीं करते, जैसे बैंक वाले हाउसिंग लोन देंगे या कार लोन देंगे, उस पर हाइपोथिकेशन कर लेंगे, ये जमीन सिर्फ देखते हैं और फाइनेंस कर देते हैं। अब कल नहीं, को पर ये, नकरा साहब, हाँ जी हुक्म। अगर फाइनेंस कंपनी ने गलत फाइनेंस कर दिया तो वो हाँ वसूली जी, कैसे करेगी? वो तो, उनका तो पैसा डूब जाएगा, वो तो कंपनी डूब बिल्कुल जाएगी, साल 2 साल 5 साल में डूब जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल डूब जाएगी। ये हाइपोथिकेशन तो चढ़वाते हैं कि जैसे कोटक बैंक से हुआ, हाइपोथिकेशन तो होता है, जमीनें सिर्फ इनके देखने के लिए करते हैं। किसी फेलियर को, डिफॉल्टर को भी अगर वो गारंटर लाके दे देता है तो उसको फाइनेंस कर देते हैं। बाकी सिबिल बनाने का मतलब ही यही था गवर्नमेंट का, कि आप किसको लोन दे रहे हैं, आप ये देख लें, या आप उसका एक तरीके से बैलेंस शीट, बायोडेटा या उसकी जन्म पत्री आपके सामने आ गई कि कितने लोन दिए, कितने नहीं दिए, ये चुका दे। अच्छा, अब इसमें गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कानूनन कि भाई आप इसके 600 से कम सिबिल स्कोर है या 500 है, आपने लोन क्यों दे दिया। फाइनल डिसीजन लेना लोन देने वाले का ही है। ये गारंटर ले लेके इधर उधर से इसको ले उसको ले, फिर कल ये डिफॉल्ट कर गया तो करीम जो है वो रहीम के साथ हो जाएगा, रहीम फिर सुलेमान के साथ हो जाएगा, सुलेमान मेरा भाई है, उसका नाम दाऊद है, वो आ गया। ये ऐसे कर करके फाइनेंस करते हैं, कराते हैं, और सबके सिबिल नहीं, स्कोर खा। हाँ मुझे एक जी बात बताइए ना भाई, आप ये कहते हैं कि काठ, एक सवाल है, काठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी? आप ये कह रहे हैं भाई ये नई काठ की हांडी हर बार नई चढ़ा देते हैं, पर सर वो काठ की नई हांडी चढ़ तो फाइनेंस कंपनी के ऊपर ही रही है ना। तो आखिर बिल्कुल ये बिल्कुल। धंधा लंबे समय तक, अच्छा, कोई फाइनेंस कंपनी अपने पैसे इनके पास क्यों डुबाएगी? आप बताइए ना, जी एक फाइनेंस कंपनी है, उसको मान लीजिए उसने 2 4 10 20 50 ट्रक फाइनेंस किए, उसका पैसा डूब गया, तो
अब अगला क्यों कर रही है? ये धंधा लंबे समय तक कैसे चल सकता है? ये एक सवाल पैदा होगा सबके मन में। नहीं, मेरे मन में भी था। मैंने इस पे काफी, मेरे जो इस लाइन के जानकार है, मैं खुद भी पहले ऑटोमोबाइल डीलर था, तो मैं खुद फाइनेंस से जुड़ा हुआ था। इसीलिए जैसे ये मैंने आपको बताया, पूना वाला फिनकॉप, ये कंपनी डूब गई थी, इन्होंने उसको खरीद लिया। इसमें क्या है, बाहर से मेरे पास कोई ऐसे एविडेंस नहीं है, लेकिन एक सुनी बात है कि सब शेल कंपनियां बाहर से, ये जितने भी हैं अरब, और वहां से इनको फंडिंग आ रही है। ये पैसा 2 नंबर का लेते हैं, उनको ब्याज पे देते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ये प्राइवेट वाले। अच्छा, अगर मैं उस पर भी आऊंगा, कि उस पर भी आऊंगा, जो मेन बात है जो सबके दिल में, सबके दिमाग में आ रही होगी कि भाई, पैसा डुबाने के लिए बिजनेस कौन करेगा और क्यों करेगा और कब तक करेगा, यही बात है। अब जैसे एक मान लीजिए, एक करीम खान है, उसने इक्विटास से गाड़ी ली, अब वो वहां डिफॉल्टर हो गया। अब उसको कुछ लगा कि साहब करीम भाई, अब तुम्हारे को तो इक्विटास से गाड़ी नहीं मिलेगी क्योंकि आप डिफॉल्टर हो, आप एक गारंटर लाओ। मैं एक एग्जांपल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एग्जांपल लाओ। वो करीम खान रहीम खान को ले आया कि साहब ये मेरे चाचे का लड़का है। पहला नाम रहीम का हो गया, फिर करीम का हो गया, दोनों का, और उसको दूसरी मैग्मा फाइनेंस से करा दिया। अच्छा, ये कंपनियां खुद फाइनेंस नहीं करती, या पूरा खेल अभी आ जाएगा सब दिमाग में। इनके हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के थ्रू फाइनेंस करती हैं। जैसे मैंने एजेंसी ले ली, मैं भाई इक्विटास का मैं डायरेक्ट डीएसए हूँ, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अब मैं ढूंढ के लाऊंगा, या कस्टमर मेरे पास आएगा, मैं ऑफिस बनाऊंगा, और मेरे थ्रू जो फाइनेंस होगा, मैं उस पर डिफॉल्ट पे, इसके बाद डिफॉल्ट पे आऊंगा। मेरे थ्रू जो फाइनेंस होगा उसमें 1 साल तक मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि 1 साल तक अगर ये किस्त नहीं देगा तो उसके लिए मेरी भी मॉरल ड्यूटी, या मेरा पे आउट रोक सकते हैं, या मैंने गलत तो नहीं कर दिया। मतलब 1 साल तक डीएसए इनके साथ इन्वॉल्व रहता है कि 12 किस्तें उसकी आनी चाहिए। 12 किस्तों तक तो ये खेल चलता रहता है। अब उसके बाद क्या होता है कि कोई डिफॉल्ट कर गया। अब असली पॉइंट पे अब आ रहे हैं कि मैंने भी पूछा है इनसे सबसे कि भाई, एक 12 महीने बाद किस्तें रोते करते, जैसे भी उसने पेनल्टियां ये वो सब देख के उसने फाइनेंस करा लिया। अब उसके बाद तो वो सरेंडर कर दिया। जैसे मान लो 16वें महीने में एक ने कहा कि साहब मैं तो किस्त नहीं दे सकता, तो उसकी गाड़ी पकड़ लेंगे ये, या किस्त नहीं देता भागते, उसकी गाड़ी उठा लेते हैं। अब आपको खेल ये समझ में आ जाएगा। अब उसकी गाड़ी, कहीं उठाने वाले भी होते हैं सब इनके, रिकवरी वाले, वो रिकवरी करके लाए। जैसे एक बैंक का अपना बाड़ा बोलते हैं, बाड़ा बना रखा है, वहां गाड़ी जाके खड़ी कर दी। अब आपने कंपनी को सूचित कर दिया कि साहब ये नंबर गाड़ी, हमने गाड़ी पकड़ लिया था, इस पे साहब लोन कितना बाकी है, इस पे लोन जी अभी 25 लाख बाकी है। और साहब ट्रक की वैल्यू कितनी होगी साहब, 25-26 लाख की, ऐसे ही बता देते हैं। एक्चुअल में वो वैल्यू उसकी होती ही नहीं है। ये सब मिली भगत से भी, ये डीएसए और ये जितने चलते हैं, तेरा मेरा पुलिस, ये सब बड़ा लंबा नेक्सस है जो अभी तक पता नहीं हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए मैं इस पे बात करने में इंटरेस्टेड था, और आप इस तरीके के नए नए विषय लाते हैं, इसलिए मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ। ये सब नेक्सस है। वो गाड़ी खड़ी हो गई 25 लाख की। अब बैंक में जो देख रहे हैं, जो फाइनेंस कंपनी देख रही है, हाँ जी ये 10 गाड़ी पकड़ी हुई है, इनकी वैल्यू 25 है, इतनी हमारी वैल्यू है, इतनी ये है, इतनी ये है, ठीक है जी हमारा आ रहा है, इसको बेचेंगे, करेंगे, बिकेगी। बिकने के बाद साल 2 साल खड़ी रहेगी। अच्छा, कई बार बीच में एक बात और बताता चलूं, जैसे मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी कागजों में तो पकड़ ली इन्होंने कि भाई मेरी गाड़ी पकड़ के अंदर कर दी, अपने बाड़े में, अपने कब्जे में ले ली, लेकिन एक्चुअल में वो गाड़ी चला रहा हूँ मिली भगत से, और उससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है जब ये पोल खुलती है। अब मेन बात जिस पे इतनी देर से मैं ये बेस बना रहा था कि ये फाइनेंस कंपनियां लॉस का बिजनेस क्यों करती है, ये लॉस का हाँ, बिजनेस। मुख्य हाँ सवाल जी, यही है सर। हाँ, नहीं, ये मैंने थोड़ा सा एक ग्राउंड बनाया
कि यहाँ कैसे खेल हो रहे हैं, डीएसए ये वो सब। अब खेल ये है इसमें कि इतनी, ये कंपनी खुद कहती है कि अगर हमें पेनल्टी और ब्याज, ये हमारा, अगर हम कोई, कंपनियां खुद नहीं चाहती कि हमारी किस्तें रेगुलर आती रहे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियां, और या चाहे छोटी हो बड़ी ज्यादा, ये खुद नहीं चाहती कि हमारी किस्तें रेगुलर आए। जैसे एक ट्रक की किस्त है 50,000, मेरा जैसे किस्त गलती से बाउंस हो गई, ईसीएस बाउंस हो गई, मेरी नीयत देने की थी, लेकिन कहीं किसी वजह से मैं पैसे एंड टाइम पे जमा नहीं करा पाया और बाउंस हो गई, मेरी 50,000 की ट्रक की किस्त है। अब मैं अगले दिन पहुंच गया सुबह सुबह कि साहब वो कल गलती से ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये आप मेरी किस्त ले लो। अब एक दिन में ही, चाहे आप सुबह सुबह 10 बजे पहुंच जाओ, रात को 12 बजे किस्त बाउंस हुई आपकी, सॉरी, बैंक की ईसीएस 2-3 बारी लगती है, 2-3 बारी हिट करती है कि जैसे इस डेट की है, कोई पहली बारी हिट करी, अगर पैसा है तो ठीक है, 2-3 बारी हिट करती, जब फाइनली वो नहीं आते तो फिर वो बाउंसिंग में आ जाती है। अब मैं सुबह सुबह पहुंच गया तो ये जी विजिट चार्ज लगा देते। अब इनसे पूछा जाए जी रात को तो मेरी किस्त बाउंस हुई, आपका कोई आदमी मेरे पास आया नहीं, सुबह मैं 10 बजे दफ्तर खोलने का, आप ताले खोल रहे थे तो मैं आपके गेट पे खड़ा था, और ये मेरे पैसे ले लो आप। ये विजिट चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, इतने लगा 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 के उनको इतना कर देते हैं, और ये मान के चलते हैं कि हमारा लोन डूबेगा। ये पहले ही, ये लोन डूबने में ये फाइनेंस कंपनियां खुद भी जिम्मेदार हैं। ये इतने चार्जेस, इतनी पेनल्टियां, इतना, और अगर किसी की गाड़ी इन्होंने गलती से पकड़ ली कि भाई आपकी किस्तें, 3 किस्तें बाकी हो गई और हम गाड़ी उठा ली, तो भाई वो फिर वो गाड़ी तो वो उठा ही नहीं सकता, ये हमारा रिकवरी चार्ज है, ये जो गुंडे गए थे तुम्हारे घर, ये उनके चार्जेस हैं, ये उनके चार्जेस हैं, ये ऐसा मकड़ जाल बना बना के ये खुद ही डिफॉल्ट कराते हैं। और एंड में क्या करते हैं, एंड में ये सब कंपनियां, अब जैसे श्रीराम फाइनेंस है, ये अब इंश्योरेंस का ही काम कर रही है, ये बंद हो गई। एक पूना वाला को एक कौन सी कंपनी ने खरीदा है, वो बंद हो गई। ये बाहर से फंडिंग आ रही है इनकी, जो बोलते हैं ना सिंगापुर और यहाँ से आ रही है, ये वहां से फंडिंग आ रही है। एंड में क्या करते हैं, जब जैसे 10-20 डिफॉल्टर हो जाते हैं, तो ये सरकार ने कुछ 10-15 साल से नया नियम बना दिया है, ये सभी बैंकों पे भी, इन पे भी लागू होता है, कि मैंने अपना जो है वो बेच दिया। जैसे मुझे करीम खान से 20 लाख वसूलने थे, तो मैंने वो किसी गुंडे, जो आजकल रिकवरी एजेंसियां खुली हुई हैं, उनको मैं अपने केस बेच देता हूँ, 5 लाख का, 8 लाख का, और इस हिसाब से ये बेच देते हैं। फिर वो वसूल करते रहते हैं जितना वसूल हुआ। एंड में ये अपने, जैसे बैंक वाले भी ऐसे ही करते हैं आजकल, जितने नेशनलाइज बैंक है, या आजकल जैसे क्रेडिट कार्ड पे लोन चल रहा है, तो सब फाइनेंस, भाई इसके ऊपर 1 लाख का लोन है जी, आप तो हमें 25,000 दे दो, और आप उससे फिर चाहे 25 वसूल करो, चाहे 50 करो, चाहे लाख करो, करो नहीं करो, हमें पैसे दे दो। ये बैंक वाले खुश हैं, ये फाइनेंस कंपनी वाले, कि हमें तो पेनल्टी से, ब्याज से इतने पैसे मिल जाते हैं, और इतने लोन डूब रहे हैं, हमारा इतना बड़े स्केल पे धंधा चल रहा है, और पैसा डुबोने के लिए। अब जैसे इसमें मैं बीच में थोड़ी सी बात कह दूं, अब जैसे ये प्राइवेट फाइनेंस कंपनी आ गई, ये फाइनेंस कर रही हैं, अब इनमें भी कमीशन खोरी होती है। साहब मैं नाम लेके कह रहा हूँ भाई, टाटा का ट्रक लेना है या लीलैंड का लेना है, तो ये लीलैंड वाले जैसे कह देते कि साहब आप हमारे ट्रक बेचो, हम आपको इतना पैसा देंगे, मतलब उल्टा फाइनेंस कंपनी को देंगे, लोन भी कम देंगे। अब टाटा और लीलैंड दोनों ने अपनी अपनी फाइनेंस कंपनियां भी खोल ली हैं, क्योंकि वो हो रहे थे। अब जैसे टाटा मोटर्स ने नई गाड़ी फाइनेंस करनी है, तो अपनी टाटा की गाड़ी करेगी। अशोक लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड है, वो अपनी ही गाड़ी करेगी। ये ऐसा इन्होंने जाल बुन दिया है, जिसमें ये कंपनियां फंसी हुई हैं, और ये सारा इनके हाथ में बिजनेस चला गया है। मुस्लिम से रिलेटेड बिजनेस में हम बाद में आएंगे। हाँ,
नाकरा साहब, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों का खेल है, बाहर से फंडिंग आ रही है, इधर सब कुछ के बाद जब एक ये जो फाइनेंस का बिजनेस है, मैंने सुना है इसमें 10, 12, 15% तक एनपीए ये कंपनियां मान के चलती हैं कि हमारा 10 से 12, 14% एनपीए हो जाएगा। ठीक अगर है। वो एनपीए सर इससे बढ़ जाएगा तो साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल में ये पूरा पूरा बिजनेस ही बैठ जाएगा। तो ये लगातार चले जा रहा है। आप कह रहे हैं कि एक नेक्सस है, एनपीए हो रहे हैं, अगर तो 12-15% तक एनपीए तब तो बात समझ में आती है, पर अगर आपके हिसाब से तो 80-90% एनपीए है, तो ये पूरा का पूरा बिजनेस साल, 2 साल में कोलैप्स कर जाना चाहिए। ये कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा? मैं अब इसको बताता हूँ। जैसे अभी आपने देखा होगा, हमारा मोदी सरकार ने 4-5 साल पहले कहा कि भाई जितने भी जो बैंक्स हैं, इसको बोलते हैं विंडो ट्रेसिंग, कि आपने लीपा पोती करके दिखा दिया जी अब 31 मार्च आ गई है, हमारे बैंक को प्रॉफिट भी दिखाना है या लॉस कम दिखाना है, एनपीए गलत दिखाना है, ये पर्दा ढकते थे। तो पहले के टाइम से ही आ रहा था। मैं बैंक की बात कर रहा हूँ, नेशनलाइज बैंकों की, फिर इस पे उसको इससे लिंक करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो आपके सवाल का जवाब है। एनपीए हो रहा है जैसे अपना, ठीक है। तो मोदी सरकार को जब ये सूचना या जैसे उनके पास कंफर्म रिपोर्ट आई कि सारे जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं ये अंदर से खोखले हैं, ये सब गलत रिपोर्टिंग, एनपीए गलत दिखा रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं, और धीरे धीरे उन्होंने कहा भाई एक बारी पर्दा सब हटा दो। सब पर्दा हटा दिया, इतने एनपी हो गए, विपक्ष ने बहुत जोर शोर मचाया कि बैंक, सरकारी बैंक डुबो दिए, इंदिरा गांधी ने, हमने देश की प्रॉपर्टी थी नवरत्न और ये ऐसे ऐसे करा। और ये जो बैंकों का एकीकरण हुआ, स्टेट बैंक 7 थे, उनको सबको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किया। अब जैसे ओरिएंटल बैंक और ये कई बैंक थे, इन सबको इलाहाबाद बैंक, इन सबको पीएनबी में मर्ज किया, बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ बैंकों को मर्ज किया। ये सब इसीलिए किए गए थे जो लॉस मेकिंग है, अपना लॉस मेकिंग जो प्रोडक्ट हैं उन सबको बंद करें। आज धीरे धीरे इनको फिर फंडिंग की गई, जैसे मैंने कहा ना कि इनको बाहर से फंडिंग आती है। ये जो बैंक बचे हैं हमारे हिंदुस्तान के नेशनलाइज, ये सब तो प्रक्रिया हुई मर्जर की और ये सब, और गवर्नमेंट ने पीएनबी, एसबीआई, यूको बैंक सबसे नीचे था, इन सबको लाखों करोड़ों रुपए दे दे के इनको फंडिंग करके बैंकों को बचाया है। ऐसे ही ये फंडिंग है। अब यहाँ मेरा जो आपका सवाल है उसका ये भी जवाब है कि ये प्राइवेट की तरफ बैंकों का, सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा कि भाई इनको भी कहे आप गलत बैलेंस शीट बना रहे हैं, गलत वो कर रहे हैं। ये सब विंडो ट्रेसिंग कर रहे हैं, सब फाइनेंस करके दूसरे को दे दिया। अच्छा, सरकारी बैंक में तो किसी ने कोई घोटाला करा, कुछ करा, तो उसके ऊपर तो चार्जेस हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। यहाँ जो बड़े बड़े ऑफिसर है, प्राइवेट जिनकी हम बात कर रहे हैं फाइनेंस कंपनियों में, इनमें तो कुछ नहीं है। इनमें तो ऑफिसर बोलते हैं भाई हमें ज्यादा तंग करेंगे, हम तो रिजाइन करके चल देंगे। ये रिजाइन करके चले जाते हैं बाड़े में। आपको एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आईसीआईसीआई बैंक, मैं भी पहले 2 व्हीलर का वो था, डीलर था। तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो नया नया 1994-95 में 2 व्हीलर फाइनेंस में आया। उन्होंने यही सिस्टम किया, डीएसए सिस्टम किया। और जो मैंने बताया आपको, क्या नाम से, कि फाइनेंस कर दो, किसी को कर दो, दिखाओ कुछ, ये कुछ करो, वो कुछ करो, हाँ जी गाड़ियां पकड़ ली है, हमारे पास आज 100 मोटरसाइकिल खड़ी है, उनकी कीमत जो है कम से कम 50 लाख रुपए है। और एंड में जब खेल खुला, 3-4 साल में ही आईसीआईसीआई बैंक को तो पता लग गया, और उन्होंने टोटल जो है बैंक फाइनेंस और ये 2 व्हीलर फाइनेंस सब बंद कर दी। और बहुत लॉस वर्किंग था। अगर आप आईसीआई के किसी जानकार आप पुरानी बैलेंस शीट देखें तो सब ये लॉस मेकिंग है। गवर्नमेंट से भी इनको बीच बीच में करती रहती है। जैसे श्री राम का मैं नाम लेके कह रहा हूँ, इनको भी फाइनेंस करने से गवर्नमेंट के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस हमारी कंपनियों के इनके ऊपर प्रॉपर नहीं है। जब एक गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है
कि क्या नाम से अपना कि सिबिल खराब है तो आप उसको मत दो। अच्छा, यहाँ सिबिल खराब होती है, भाई तुम्हारी तो सिबिल खराब है, अब तुमको तो लोन नहीं मिलेगा। नहीं साहब, मुझे तो चाहिए, मेरे भाई ने ट्रक ले लिया, मैं भी लूंगा। अच्छा, तो तुम्हारा ब्याज जो है वो 8 की जगह 10 लगेगा, तेरे को फाइनेंस हम 20 लाख नहीं 18 लाख करा देंगे। ऐसे ऐसे खेल होते हैं। अच्छा, इसमें मैं डीएसए का खेल बताता चलूं। जैसे एक कोई कंपनी है, कोई एक्स कंपनी है, उसने डीएसए बनाया कि साहब हमारे आप गाड़ियां फाइनेंस करेंगे, ये नॉर्म्स है, और हमारे ब्याज की रेट है 8%। 8% में आप फाइनेंस करो ट्रक। अच्छा, अब डीएसए ने जैसे घुमा फिरा के साथ तुम्हारा हो रहा है नहीं हो रहा और मुझे चाहिए, अरे भाई तुम्हारा ब्याज तो लगेगा 10%। अच्छा जी, 10% पे करा दो। अब ये जो 2% एक्स्ट्रा हो गया, इसमें 1.5%, 1% उस डीएसए को मिलेगा अंडर द टेबल। ये जी। मतलब ऑन रिकॉर्ड ये रिश्वत चल रही है। भाई आपको 8% चाहिए था, मैं आपको 10% में केस ला के दे रहा हूँ। तो अब उसमें 1 से 1.5% जैसे जैसे रिकवरी होती जाएगी, उनको ब्याज का पैसा अलग से दिया जाएगा। ये सब प्राइवेट में मिलके और कंपनियां मान के चल रही हैं। इसीलिए अब है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, इनके लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, तो ये पेनल्टी के चार्ज, ये चार्ज बढ़ाए जा रहे हैं। मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मोर देन 90% ट्रक की किस्तें पूरी ही नहीं होती। किसी की 5 साल की किस्त है। हाँ जी। नागर साहब, एक बात बताइए, अब हम चर्चा को धीरे धीरे कंक्लूड करेंगे। हम्म। ये गड़बड़ झाला, ये घोटाला, ये कब तक चलेगा ऐसे, और आखिर इसका हल क्या है? आप मुझे ये बताइए। हल इसका यही है कि गवर्नमेंट को तो आज लग रहा है कि साहब मार्केट में तेजी आ गई, इतनी गाड़ियां बिक रही है, इतनी ग्रोथ हो रही है, इतना ये सब हो रहा है, इकोनॉमी हमारी 3rd नंबर इकोनॉमी हो गई, हम 5th नंबर हो गई, हम इसको अगले 5 साल में 3rd नंबर तक लाएंगे। ये इसी का नतीजा है। 30-30, 40-40, 50-50 लाख की गाड़ियां बिकती है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। एक एक ट्रक, 40 लाख का ट्रक अगर फाइनेंस बिका तो गवर्नमेंट को 1.5 से 2 लाख रुपए तो टैक्स मिलता है एक गाड़ी पे, इंश्योरेंस, जीएसटी, ये सब मिलता है। मैंने अभी जैसा पहले निवेदन किया कि ये पता नहीं क्यों गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। वो कंपनियां मान के चल रही हैं कि हमारा 20-30% तो डूबेगा, बाकी गाड़ियां खड़ी है, वो खड़ी खड़ी सड़ रही है। वो बुक में वैल्यू दिखा रहे हैं कि जी हमने 50, जो आपकी बात है कि बुक में वैल्यू दिखा रहे हैं, हमारे पास 50 ट्रक खड़े हैं, उनकी वैल्यू है जी 5 करोड़, और अगर उनको बेचने जाओ तो वो आधी कीमत में भी नहीं है उनके। ये सब धोखाधड़ी हो रही है। और भाई पैसा आ रहा है, फाइनेंस आ रहा है, सब हो रहा है, ये मिली भगत हो रही है। और अच्छा, बीच में मैं आपको एक बात बताऊं। अभी ये जब कोरोना की बात, अभी बीच में कोरोना हो गया था, 2000 मार्च 2020 से लॉकडाउन लग गया था, और गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई ये सब किस्तें विस्तें कुछ नहीं है, सब बंद होंगी, अभी कोई किस्त नहीं देगा। मोनेटाइज कौन सा पीरियड, ऐसे कुछ नाम दिया था उसको, कि 4-6 महीने की किस्तें कोई नहीं देगा, जिसकी भी हो गई है उनकी किस्तें किस्तें आप ले लो, कोई पेनल्टी ब्याज कुछ नहीं लोगे। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात आपको पता होगी। सभी पे ये गवर्नमेंट ने लागू किया था 2020 में, कोरोना के टाइम पे काम धंधे जब बंद हो गए थे, मार्च से लेकर 4-6 महीने तक। अब ये ट्रक की किस्तें भी बंद हो गई, ट्रक चलने भी बंद हो गए। अब इन कंपनियों ने क्या किया, जैसे एक रामलाल के 5 लाख रुपए की किस्त बकाया हो गई। अब गवर्नमेंट कहती है कि आप इसमें पेनल्टी नहीं लोगे, इनसे कोई ब्याज नहीं लोगे। इन्होंने क्या किया है, धोखे में रख के कस्टमर्स को, मैं दोबारा बोल रहा हूं, धोखे में रख के इन्होंने 4 लाख का, भाई तेरा कितने पैसे है साहब, मेरे पास तो 3 लाख रुपए है, या 2 लाख, अच्छा 2 लाख नहीं है ना, अच्छा चलो, इनको 2 लाख रुपए के उन्हीं कंपनियों ने पर्सनल लोन दिए, उनको बताया भी नहीं।
कि भाई तेरे खाते में 2 लाख रुपए हम डाल रहे हैं और तेरा चेक दे दे, हमारे साथ बैंक चल, और वहां से पैसे निकला और अपनी किस्त वसूल कर ली। और उस 2 लाख का जो उनको पर्सनल लोन दिया उस पे वो ब्याज ले। हाँ, मैं आपको मतलब किस्त भी लोन लेके दे रहा है। खुद ही वही जिस कंपनी, मैं आपको दोबारा आपके दर्शकों के लिए बोलता हूं, जैसे किसी की 5 लाख की ट्रक की किस्त बाकी होगी, ये कोरोना हाँ, काल की समझ बात, गए हम। ठीक है, 5 लाख की किस्त बाकी हो गई है। जब मोनेटाइज पीरियड खत्म हो गया, धीरे धीरे काम धंधे गाड़ी घोड़े सब चलने लग गए, तो अब ये कंपनियों ने क्या किया जी, हमारा तो नुकसान हो रहा है, नुकसान हो भी रहा था, किसी कहीं से कुछ है, सब ब्रेक लग गया एकदम, सब रोटेशन रुक गया। अब साहब तुम्हारी 5 लाख किस्त बाकी है, किस्त दो जी, ब्याज व्याज है, नहीं साहब इतने दिन तक दो नहीं तो ब्याज लग जाएगा। जबकि गवर्नमेंट कैसे इंस्ट्रक्शन नहीं थे, उनका पीरियड ज्यादा था कि भाई अगले 6 महीने तक आप इनसे ब्याज और ऐसे नहीं लेंगे। एक रैंडमली मैं बता रहा हूं, इन्होंने खुद उन कंपनियों को लोन दिया, पर्सनल लोन, उनको बिना बताए अपनी फाइनेंस कंपनियों से ही, जैसे कोई कंपनी है उसने लोन दिया उनको, उनके खाते में पैसे डाले और इनके कर्मचारी साथ जाके कहीं वो पैसे का इधर उधर नहीं कर दे, हाथों हाथ उनके निकलवाए और उनकी किस्तें जमा कर, अब उस पर्सनल लोन पे ब्याज दे रहा है। ऐसे ऐसे काम ये फाइनेंस कंपनियां कर रही हैं। इसमें ऐसा खूब खेल हुआ है ये, इसमें इसके टाइम कोरोना काल के टाइम, और सारी गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस थी उनको धता बता दिया है। अब इनसे वही बात जो मैं कह रहा हूं कि कोई एक आदमी आपका पहले डिफॉल्टर है, किस्तें उसकी आ नहीं रही हैं, ब्याज आप ले नहीं सकते, गवर्नमेंट मना कर रही है, फिर आप उसको पर्सनल लोन क्यों दे रहे हो? कोई जवाबदेही तो होगी ना भाई। आप, मैं आपके पैसे पुराने दे नहीं रहा और आप मुझे नए पैसे दिए जा रहे हो। ये ऐसे ऐसे इन्होंने बीच के रास्ते, ये जो आजकल एमबीए लोग कर करके आ रहे हैं ना बड़े बड़े, एमबीए का मतलब मैंने निकाला हुआ है, ये जितने भी हैं, मक्कारी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ये मक्कारी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये जीता जागता उदाहरण है। ये ऐसे खेल कर रहे हैं, डुबो रहे हैं, कर रहे हैं, इतना इतना तक लूटते हैं कि ट्रकों में, अच्छा फाइनेंस कंपनी वाले और डीएसए किसी को ट्रक दिया, अरे तेरे तो एमआरएफ के टायर आ गए, अरे तो बहुत बढ़िया टायर आ गए, भाई इसके 10,000 फालतू है, कंपनी से वही रेट आ रहा है, ये उससे पैसे फालतू ले रहे, सब कर रहे। तो ये पूरा ये मान के चल रहे हैं कि ये टोपी चक्री घूम रही है, एंड में यही होता है कि भाई हम ये मान के चल रहे हैं हमारा 20-25% तो डूबेगा, जो हम रोटेशन में चला रहे हैं, कर रहे हैं, नए फाइनेंस आ रहे हैं, फंडिंग आ रही है। और मेन खेल जो ये बुक्स में, मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी अगर जवाब अभी हजम नहीं हुआ होगा लोगों को, कि किसी की गाड़ी पकड़ ली, उसकी कीमत ये दिखा देते हैं 20 लाख और एक्चुअल उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है 10 लाख, तो इनका तो कागज पूरा हो गया कि साहब 20 लाख का लोन था, 5 लाख दे दिए, 20 लाख की गाड़ी कर दी, हमारे तो 5 लाख फालतू ही आ रही, अब बेचेंगे करेंगे, वो बिक नहीं रही, ये नहीं हो रही। फिर एक है साहब ये जो एजेंट है ये मिली भगत है, साहब गाड़ी बिक नहीं रही है, ये नहीं है, वो नहीं है, अच्छा अब इतने की बेच दो, ऐसे कर दो, मैं परमिशन ले लेता हूँ। जी। ये बहुत लंबा खेल हो रहा है। ऐसा कई बार ही हुआ है कि कागजों में गाड़ियां ये कहते हैं कि हमने जी वो बड़ा ट्रक जो था वो जयपुर में पकड़ लिया है और वहां खड़ा कर दिया है, और वो ट्रक वो चल रहा है, माल ढो रहा है, और कोई आदमी मर गया एक्सीडेंट। हाँ जी, कागजों में पकड़ रखा है, असल में चल रहा है। हाँ, और वो जब पकड़ में आती है बात, जब उसने आदमी मार दिया, एफआईआर दर्ज हो गई, हाँ, जब कोई तो केस पता हो गया लगा। तो। हाँ, कोर्ट केस हो गया तो उसमें फाइनेंस कंपनी भी इन्वॉल्व होती है। फाइनेंस कंपनी कहती है जी ये 12 अक्टूबर को तो हमारा ट्रक हमारी कस्टडी में था, कस्टडी में कहाँ था, वो तो दिल्ली में, उसने एक आदमी मार दिया। ये ऐसी बातें आम हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर में भी। ये टू व्हीलर फाइनेंस ये सब करते हैं, ये ऑफिसर लोग चलाते हैं, जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, गाड़ियां चोरी पकड़ के जो थाने में होती है वही चलाते रहते हैं, ऐसे ही ये सब करते हैं। कागजों में इतना हेर फेर हो रहा है, हमारी
आपके माध्यम से मैं, अगर कोई सरकार सुन रही है तो मैं कहना चाहूंगा कि ये सारे ऑडिट करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लूप होल है जो जिसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। बैंकों को तो इन्होंने पकड़ लिया। अच्छा, अगर ये ठीक चल रहे हैं तो फिर ये HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्होंने कमर्शियल अपना अलग दे रखा है, वो क्यों नहीं फाइनेंस करते? इसीलिए नहीं करते कि ये लॉस मेकिंग बिजनेस है। अब लॉस मेकिंग से हमारा जो शांति प्रिय समुदाय का है, ये सारा बिजनेस इनके हाथ में आ गया है। जितने भी अर्थ मूवर, JCB, ये वो सब है, ये सब यही फाइनेंस करते हैं। ये जमीनें खरीद खरीद के उसके नाम पे, एक एक जमीन की कीमत है 20 लाख, और उस पे इस कंपनी से, उस कंपनी से, तीसरी कंपनी से वो कागज दिखा दिखा के ये इन्होंने 50-60 लाख की गाड़ियां ले रखी दोनों। अच्छा, एक इसमें और बात है, ये बीच में ये, हाँ जी, आज की चर्चा काफी लंबी हो गई है, हम 40 मिनट से ऊपर जा रहे हैं। तो हाँ जी, हाँ जी, ये बड़ा गंभीर विषय है जो आज आपने उठाया है। इस पे मैं थोड़ी सी और तहकीकात करूंगा, अनएक्सपर्ट से भी बात करूंगा। पर आज आपसे बात करके मजा आया। आपने एक नई समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। इसकी तरफ और ध्यान नहीं है। हालांकि इसमें बहुत से सवाल अब भी हैं जो मेरे मन में है, जो अधूरे हैं, कि आखिर ये लॉस मेकिंग बिजनेस, ये इतना बड़ा नेक्सस, इसके पीछे की असली कहानी क्या है, ये हम निकालने की कोशिश करेंगे। आपने हमारे चैनल के लिए इतना समय दिया, हमारे दर्शकों को इतनी काम की बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ और अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। नूह मेवात में किस प्रकार इन्होंने अराजकता जो फैलाई है, और इनका वहां पे इलीगल माइनिंग और इलीगल जो आपका ये साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, इस पे भी आपकी बड़ी गहरी पकड़ है, क्योंकि आप उस इलाके के रहने वाले हैं। इन विषयों पे भी आपके साथ चर्चा करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नाकरा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम।